वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसकी ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी है और आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 बात करता है रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन की। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जब हम एक जुवेनाइल को वापस से रिहैबिलिटेट करके नॉर्मल सोसाइटी में लाना चाहते हैं, उसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। सोशल रीइंटीग्रेशन की कैसे वो सोसाइटी में दोबारा से घुलेगा मिलेगा। इसके अलावा ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जैसे कि ये ओपन शेल्टर, फोस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स, इन सब के बारे में बताता है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है जो हम इस एक्ट में पढ़ ही रहे हैं। ये सेक्शन नंबर 39 से लेके सेक्शन नंबर 55 तक कैरी करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 बात करता है द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, कि क्या प्रोसेस है रिहैबिलिटेशन का और क्या प्रोसेस है सोशल रीइंटीग्रेशन का। द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल केयर प्लान। ये जो वर्ड है ना, इंडिविजुअल केयर प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑफ द चाइल्ड प्रेफरेबली थ्रू फैमिली बेस्ड केयर सच एज बाय रिस्टोरेशन टू फैमिली गार्जियन विद और विदाउट सुपरविजन और स्पॉन्सरशिप और अडॉप्शन और फॉस्टर केयर। बेसिकली हर एक बच्चे का एक सेपरेट इंडिविजुअल केयर प्लान बनेगा। मतलब अगर एक बच्चा है, सपोज करो 2 बच्चे हैं, एक ये ए है और एक ये बी है, तो हर एक का इंडिविजुअल प्लान बनेगा। क्यों? इसके अलग नीड्स होंगी, इसकी अलग नीड्स होंगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लान बनेगा। उसके बाद ये प्रेफर किया जाएगा कि क्या उसको वापस फैमिली के पास रिस्टोर कर दे या गार्जियन के पास छोड़ दे, या किसी के सुपरविजन में होना चाहिए कि नहीं, या स्पॉन्सरशिप में होना चाहिए कि नहीं, एडॉप्शन में छोड़ दें या फोस्टर केयर में। तो ये सब उस बच्चे के हिसाब से देखा जाएगा। Provided that all the effort shall be made to keep siblings placed in institutional or non-institutional care together unless it is in their best interest not to kept together. Basically अगर ये दोनों भाई बहन हैं या भाई भाई हैं या बहन बहन हैं तो उनको सेम इंस्टीट्यूशन में रखेंगे। अगर एक एक्सेप्शन भी है इसका कि अगर वो इंटरेस्ट में ना हो बच्चे के तो ही उन्हें अलग किया जाए, अनलेस उनको साथ रखा जाएगा। सबसेक्शन 2 बात करता है, अच्छा, फॉर अ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन शैल बी अंडरटेकन इन द ऑब्जर्वेशन होम। अगर कोई कन्फ्लिक्ट विद लॉ से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं उनका रिहैबिलिटेशन और सोशल इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑब्जर्वेशन होम में देखा जाएगा। इफ़ द चाइल्ड इज नॉट रिलीज ऑन बेल और इन अ स्पेशल होम्स और प्लेस्ड ऑफ सेफ्टी और फिट फैसिलिटी और विद अ फिट पर्सन इफ प्लेस्ड देयर बाय द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। जैसे ऑर्डर का बोर्ड ऑर्डर करेगी चाइल्ड विद कन्फ्लिक्ट विद लॉ को लेके कि वो बच्चा ऑब्जर्वेशन होम में हो या उसको बेल पे रिलीज ना किया जाए या स्पेशल होम में हो, वो सब चीज़ें उस हिसाब से की जाएगी जैसे कि बोर्ड ऑर्डर करेगी। यहाँ पे बोर्ड का मतलब है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और ये किस में कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है चैप्टर नंबर 3 में। तो इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाके इसको थोरोली पढ़ सकते हैं कि कैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड काम करता है, कैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, ताकि आपको ये वाला सेक्शन ईजिली समझ में आ जाए। सबसेक्शन 3 बात करता है द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु आर नॉट प्लेस्ड इन फैमिलीज फॉर एनी रीजन मे बी प्लेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड फॉर सच चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। अगर वो फैमिलीज के पास नहीं है तो उसको इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे प्लेस कर देंगे इस एक्ट के अंदर, with a fit person or fit facility on a temporary or long-term basis. The process of rehabilitation and social integration shall be undertaken wherever the child is so placed. तो जहाँ पे भी बच्चा होगा वहीं पे rehabilitation और social integration का process चलेगा. The child in need of care and protection who are leaving institutional care or children in conflict with law leaving special homes, place of safety or attending 18 year of age may be provide financial support as specified under section 46 to help them to reintegrate into the mainstream. जैसे ही बच्चा जो है वो 18 ईयर का होगा, चाहे वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हो या चाइल्ड विद कन्फ्लिक्ट विद लॉ हो, और जैसे ही उसको सोसाइटी में डालेंगे तो उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो बच्चा सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए सेक्शन नंबर 46 ऑलरेडी गिवन है।
सेक्शन नंबर 40 बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। बच्चे को, जो चाइल्ड है जिसको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उसको कैसे रिस्टोर करें। तो द रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड शेल बी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी चाइल्ड होम, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी और ओपन शेल्टर। तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि उस बच्चे को वापस रिस्टोर कर दे या उसको प्रोटेक्ट कर दे, ठीक है। कहाँ, किसी भी चाइल्ड होम का, स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी हो या ओपन शेल्टर हो, उसको वापस से रिस्टोर करें। द चिल्ड्रंस होम, स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी ऑन एन और एन ओपन शेल्टर एज द केस मे बी शैल टेक सच स्टेप्स एज आर कंसिडर नेसेसरी फॉर द रिस्टोरेशन। जैसे स्टेप ज़रूरी होंगे ना, वो स्टेप्स वो लेंगे ताकि वो रिस्टोरेशन या प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ हिज फैमिली इन्वायरमेंट टेम्परली और परमानेंटली वेयर सच चाइल्ड इज अंडर देयर केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, उसको रिस्टोर करेंगे। द कमेटी शैल हैव द पावर टू रिस्टोर any child in need of care and protection to his parent, guardian or fit person as the case may be, after determining the suitability of the parent or guardian or fit person to take care of the child and give them a suitable direction। तो जब कमेटी उसको रिस्टोर करेगी तो कमेटी ये देखेगी कि क्या पेरेंट, गार्जियन या वो फिट पर्सन जो कमेटी देख रही है उनको डिटरमाइन करेगी कि ये बच्चे, ये लोग सुटेबल है कि नहीं, तभी उसको रिस्टोर करेगी। For the purpose of this section, restoration protection of child means restoration to किनको, पेरेंट को, एडॉप्टिव पेरेंट्स को, फोस्टर पेरेंट्स को, गार्जियंस को और फिट पर्सन को। बेसिकली यहाँ जो रेस्टोरेशन दिया है ना, वो पेरेंट के पास वापस भेजना, एडॉप्टिव पेरेंट के पास वापस भेजना, फोस्टर पेरेंट्स के पास भेजना, गार्जियन के पास भेजना और फिट पर्सन, इन लोगों के पास उस बच्चे को वापस भेजने का यहाँ पे बात की गई है। सेक्शन नंबर 41 बात करता है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, all the institutions, whether run by state government or by voluntary or non-governmental organizations, ऐसे इंस्टीट्यूट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से रन किए गए हों या वॉलंटियरली कोई वॉलंटियर कर रहा हो या एनजीओज कर रहे हों, विच आर मेंट आइदरली होलली और पार्शली फॉर हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ और चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। चाहे वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की बात करें या चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए काम करे, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा इस एक्ट के अंदर इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर रिसीविंग ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज द केस मे बी द स्टेट गवर्नमेंट और नॉट। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को विद इन 6 months जब ये एक्ट आएगा उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ की सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है नहीं। अगर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 में भी वो रजिस्टर हो चुके हैं तो ये भी माना जाएगा कि वो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे द स्टेट गवर्नमेंट शेल डिटरमाइन एंड रिकॉर्ड द कैपेसिटी एंड पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड शेल रजिस्टर द इंस्टीट्यूशन एज अ चाइल्ड होम और ओपन शेल्टर, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में हुई। जब रजिस्ट्रेशन होगा उसी टाइम रिकॉर्ड बनेगा और स्टेट गवर्नमेंट ये डिफाइन करेगा कि एडॉप्शन एजेंसी है या ऑब्जर्वेशन होम है या स्पेशल होम है, उसकी कैपेसिटी को देख के और पर्पस को देख के। On receipt of the application of registration under subsection 1 from any existing or new institution housing children in need of care and protection in conflict with law, the state government may grant provisional registration within 1 month from the date of receipt of application for a maximum period of 6 months in order to bring such institution under the purview of this act shall determine the capacity of the home which shall be mentioned in the registered certificate। बेसिकली उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं जो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक चलेगा, ठीक है। Provided that if the said institution does not fulfill the prescribing criteria for registration within the period specified in the provisional registration shall stand cancel and provision of। बेसिकली अगर उसने उस इंस्टीट्यूशन ने फुलफिल नहीं करी क्राइटेरिया को तो वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसको क्या कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, उसको कैंसिल कर देंगे और वो फिर सबसेक्शन 5 में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। If the state government does not issue provisional register certificate within 1 month from the date of application, the proof of receipt of application for registration shall be treated as provisional।
अगर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं इशू किया है तो जो रिसेप्ट की गई है ना एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको ट्रीट करेंगे 6 महीने तक कि वो एक provisional registration है. If the application for registration is not disposed of within 6 months by any officer or officer of any state government shall be regarded as dereliction of duty on their part by their higher controlling authority and appropriate departmental proceeding shall be initiated. अगर 6 महीने हो गए हैं और उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करे हुए, तो वो जो ऑफिसर करेगा ना, ये माना जाएगा कि उसने अपने ड्यूटी को नहीं फुलफिल किया और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो सकती है. उसके हायर जो उसको कंट्रोल करते हैं, हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, वो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकती हैं. द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन शेल बी 5 ईयर. 5 ईयर होगा रजिस्ट्रेशन का, फिर आपको दोबारा से रिन्यूअल करना पड़ेगा. द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब कैंसिल और विद होल्ड रजिस्ट्रेशन एज द केस मे बी ऑफ सच इंस्टीट्यूशन विच फेल्स टू प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन एंड reintegration service as specified in section 53 till such time that registration of any institution is renewed granted the state government shall manage the institution. तब तक उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और उसे हेल्ड करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसको मैनेज करेगा. एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी ड्यूटी बाउंड टू एडमिट चिल्ड्रन सब्जेक्ट टू द कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन as directed by the committee, whether they are receiving grants from the central government or as the case may be the state government. अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो ग्रांट्स ले रहे हैं और वो इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, तो अगर कमेटी ये डायरेक्ट करेगी कि आपको बच्चे को रखना है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जैसे कमेटी डायरेक्ट करेगी वैसे ही वो बच्चे को रखेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो रिसीव करते हैं ग्रांट्स या नहीं. ठीक है, फिर आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हो. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स द इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 54 शैल हैव द पावर टू इंस्पेक्ट एनी इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन इवन इफ नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट टू डिटरमाइन वेदर सच इंस्टीट्यूशन इज हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. जब इन रजिस्टर्ड हो जाएंगे ये इंस्टीट्यूशंस, तो इनको हर एक थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे सेक्शन नंबर 54 में डिफाइन है, इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट होगी और वो इसको इंस्पेक्ट करने आती रहेगी. ठीक है, सेक्शन नंबर 42. सेक्शन नंबर 42 बात करता है पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन. अब 41 ने तो ये बता दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है और क्या प्रोसेस है. अब 42 ये बता रहा है कि क्या पेनल्टी हो जाएगी अगर आपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर ही नहीं किया. तो एनी पर्सन और पर्सन इन चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हु फेल्स टू कंपाइल विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 shall punish for imprisonment which may extend to 1 year or with fine or not less than 1 lakh rupees or bond. बेसिकली वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन जो बच्चों के लिए खुल गया है और उसने रजिस्टर नहीं कराया है, तो जो पर्सन वहाँ पे होगा, उसका इंचार्ज जो होगा, उसको 1 साल तक की पनिशमेंट या 1 लाख रुपए से कम तो फाइन नहीं लगेगा. 1 लाख रुपए से ज़्यादा फाइन या दोनों, 1 साल की सज़ा और 1 लाख से ज़्यादा का फाइन दोनों भी दी जा सकती है. और हर एक 30 डे के डिले पे ना ये माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन की एक सेपरेट ऑफेंस हुआ है, तो ये टाइम पीरियड भी चलता रहेगा, मतलब एक कंटिन्यूस ऑफेंस हो जाएगा. 43 बात करता है ओपन शेल्टर. ओपन शेल्टर होता क्या है? अभी तक तो ये बताया कि इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर करना है, अगर आपने नहीं रजिस्टर किया क्या पेनल्टी थी. अब यहाँ से शुरू होते हैं द इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशंस कौन से? जो चाइल्ड केयर के लिए या चिल्ड्रंस के लिए ये इस्टेब्लिश और मेंटेन कर रहा है. ठीक है, उसमें जो सबसे पहला है वो है द ओपन शेल्टर. ओपन शेल्टर क्या होता है? द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश एंड मेंटेन बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटियरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एज मैनी ओपन शेल्टर एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सच ओपन शेल्टर शैल बी रजिस्टर्ड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है. स्टेट गवर्नमेंट खुद कर सकती है, अपने आप कर सकती है, या NGOs के थ्रू या वॉलंटियर्स के थ्रू ओपन शेल्टर्स बना सकती है.
Open shelter shall function as a community-based facility for child in need of residential support on short-term basis with the objective of protecting them from abuse or weaning them or keeping them away from life on the street. बेसिकली ये एक कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी उन शेल्टर्स में देने की, ओपन शेल्टर का मतलब होता है कि आपको कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी मिले ताकि जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रीट से यहाँ आ जाए, ठीक है. Open shelter shall send every month information in the manner as may be prescribed regarding children availing the service of the shelter to the district child protection unit and committee. वो हर महीने अपने यहाँ से एक रिपोर्ट बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को या कमेटी को ये देंगे कि हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं और उनके रिगार्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को या कमेटी को देगा. कमेटी कौन? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो चैप्टर नंबर 5 में डिफाइन है. और चैप्टर नंबर 5 की भी हमारे पास वीडियो है जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बताया गया है पूरा, और चैप्टर नंबर 6 के बारे में भी है जो प्रोसीजर भी बताता है. आप उसे वहाँ जाके देख सकते हैं. अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 44 पे. सेक्शन नंबर 44 बात करता है द फोस्टर केयर. अब ये सेकेंड बात है. फोस्टर केयर की बात ऊपर कितने सेक्शन में हो चुकी है, तो अब इस फोस्टर केयर का मतलब क्या होता है ये हम यहाँ समझ लेते हैं. The child in need of care and protection may be placed in foster care, including group foster care for their care and protection through order of the committee, after following the procedure as may be prescribed in this regard, in a family which do not include the child biologically or adoptive parents or in an unrelated family recognized as suitable for the purpose by the state government for a short and extended period of time. Basically, ये जो बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है उसको फोस्टर केयर में डालते हैं, या ये ग्रुप फोस्टर केयर भी हो सकता है. उसमें फैमिली तो बच्चे की इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे देते हैं जो छोटे टाइम के लिए या बड़े टाइम के लिए जहाँ पे बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन मिल जाती है. द सिलेक्शन ऑफ फोस्टर फैमिली शेल बी बेस्ड ऑन अ फैमिली एबिलिटी, इंटेंट, कैपेसिटी, प्रोर एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. यहाँ पे जब हम फोस्टर फैमिली किसी के लिए सेलेक्ट करेंगे ना, तो उस फैमिली की क्या एबिलिटीज़ है, इंटेंशन है, कैपेसिटी है और प्रोर एक्सपीरियंस क्या रहा है उसका बच्चों को भी ध्यान रखते हुए, केयर करते हुए, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी. ऑल द एफर्ट शैल बी मेड टू कीप सिबलिंग्स का यहाँ पे सबसेक्शन फिर आ गया कि सिबलिंग्स हैं उनको साथ रखेंगे, अगर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है तो उन्हें अलग करेंगे, तभी उनको अलग करेंगे बेसिकली. सबसेक्शन 4 बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन शैल प्रोवाइड मंथली फंडिंग फॉर सच फोस्टर केयर थ्रू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर एज बी प्रिस्क्राइब फॉर इंस्पेक्शन टू एंश्योर वेलबींग ऑफ द चाइल्ड. स्टेट गवर्नमेंट फंड्स देगा उन बच्चों के लिए और ये फंड वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के थ्रू देगा, ठीक है, फॉर द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड. In case where the children have been placed in foster care for reason that their parents have been found to be unfit, incapacitated by the committee, the child parents may visit the child in foster family at a regular interval unless the committee feel that such visits are not in the best interest of the child for reason to be recorded. Therefore, eventually the child may return to the parents' house once the parents are determined by the committee to be fit to take care of the child. बेसिकली ऐसे सर्कमस्टेंस हैं जहाँ बच्चों को पेरेंट्स अलग रख रहे हैं क्योंकि वो भी फिट नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रोविज़न है कि वो बच्चे फोस्टर फैमिली के यहाँ पे जाके रेगुलर इंटरवल पे से मिल सकते हैं. पेरेंट्स जो हैं वो उन बच्चों से मिल सकते हैं अगर कमेटी को ये फील हो रहा है कि ये फिट है, ठीक है, अभी फिट हो रहे हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड तो उन्हें वापस अपने पेरेंट्स के पास जाना ही है. The foster family shall be responsible for providing education, health, nutrition to the child and shall ensure the overall well-being of the child in such a manner as may be prescribed. अब जो फोस्टर फैमिली है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी उसके एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड और उसके ओवरऑल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड को लेके. State government may make rules for the purpose of defining the procedure, criteria and manner in which the foster care service shall be provided to the child. State government provide करेगी क्या manner होगा, क्या procedure होगा, क्या criteria होगा. Inspection of the foster family shall be conducted every month by the committee in the form of or may be prescribed to check the well-being of the child, and whoever the foster family is found lacking in taking care of the child shall be removed from that foster family and shifted to another foster family as the committee may determine. हर एक महीने उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा
अगर वो नहीं फाइन मतलब अगर वो लेके कर रहे हैं उसके ध्यान टेकिंग केयर में, तो उस बच्चे को उस फोस्टर फैमिली से निकाल के दूसरी फोस्टर फैमिली में दे देगी, जैसे कि कमेटी को डीम फिट करता है। नो चाइल्ड रिगार्ड एज अडॉप्टेबल बाय द कमेटी शैल गिवन फॉर अ लॉन्ग टर्म फोस्टर केयर। कोई भी बच्चा जो अडॉप्टेबल हो, ठीक है, उसको फोस्टर केयर में नहीं रखेंगे। अडॉप्टेबल हो तो उसे अडॉप्टिंग एजेंसी के पास भेजेंगे। 45 बात करता है स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप क्या है, ठीक है, ये थर्ड यहाँ पे लिख लो। Sponsorship है the state government shall make rules for the purpose of undertaking various program of sponsorship of child, such individual sponsorship, group sponsorship और community sponsorship। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बनाएगी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएगी जहाँ पे आप स्पॉन्सर कर सकते हो उस बच्चे का। इंडिविजुअल भी कर सकता है, इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप भी है, ग्रुप भी कर सकता है और कम्युनिटी भी कर सकता है। लेकिन अब उसके क्या क्राइटेरिया ये सबसेक्शन 2 बताता है। जहाँ मदर इज़ अ विडो और डिवोर्स और अबेंडेंड बाय द फैमिली, ठीक है, चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड आर लिविंग विद देयर एक्सटेंडेड फैमिली, वेयर पेरेंट्स आर विक्टिम ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, ठीक है, where parents are incapacitated due to accident, unable to take care of the child both financially and physically। तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं, ये क्राइटेरिया है स्पॉन्सरशिप का। ड्यूरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप शेल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे प्रिस्क्राइब होगा वैसे। ये सप्लीमेंट सपोर्ट देगा फैमिलीज को टू चाइल्ड होम्स एंड स्पेशल होम्स टू मीट मेडिकल, न्यूट्रिशन, एजुकेशनल और अदर नीड्स ऑफ द चाइल्ड विद अ व्यू टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसिकली बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए, ये व्यू में रखने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम जो है वो लाया गया है, ठीक है। अब हो जाते हैं सेक्शन नंबर 46 पे। सेक्शन नंबर 46 बात करता है द आफ्टर केयर ऑफ अ चिल्ड्रन लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। अब जब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बच्चा छोड़ रहा है, ठीक है, अब उसकी आफ्टर केयर क्या होगी, ये बात सेक्शन नंबर 46 से रहेगी। ये प्रीवियसली भी दिया गया है। जब ये कहा है जब ये कहा गया कि एक बच्चे को एक फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे अगर उसने 18 साल अटेंड कर दिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ये वाला सेक्शन 46 है। और यही सेक्शन रिहैबिलिटेशन और री इंस्टीट्यूशन में भी, और यही वाली बात 46 कहता है। 47 बात करता है ऑब्जर्वेशन होम्स की। तो 3 इंस्टीट्यूशन हमने पहले पढ़ ली, अभी हो गया 4th इंस्टीट्यूशन की। ऑब्जर्वेशन होम्स होते क्या, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी, मेंटेन करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, आइदर बाय इटसेल्फ, voluntary, non-governmental organization, observation home which shall be registered under section 41 of this act for temporary recept, care and rehabilitation of any child alleged to be in conflict with law during the pendency of an inquiry under this act। ऑब्जर्वेशन होम पहली बात तो कब यूज होते हैं, जब इंक्वायरी हो रही हो इस कोर्ट इस एक्ट के अंदर। दूसरा चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए होता है। तीसरा इसको स्टेट गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश कर सकती है, चाहे तो वॉलंटियर जो हो वो कर सकता है, चाहे तो NGOs भी कर सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अगर ओपिनियन में ये है कि एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन अदर देन द होम एस्टैब्लिश और मेंटेन अंडर सबसेक्शन 1 इज फिट फॉर टेम्पररी रिसेप्शन ऑफ सच child alleged to be in conflict with law during pendency of an inquiry under this act, it may register such institution as observation home for the purpose of this act। अगर स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में कोई और रजिस्टर और होम जो है वो फिट है, चाहे वो टेम्परेरी के लिए, तो बच्चे को वहाँ भेज देंगे और उसे ऑब्जर्वेशन होम का है कहेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर मैनेजमेंट एंड monitoring of observation homes including the standard that and various types of services to be provided by them for rehabilitation and social integration of child alleged to be in conflict with law, the circumstance under which the manner in which the registration of any observation home may be granted or withdrawn। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी सब चीज़ों के रिगार्डिंग। हर एक चाइल्ड alleged to be in conflict with law who is not placed under the charge of parent or guardian is sent to observation home shall be segregated according to the child age and gender after giving due consideration to physical mental status of the child and degree of the offence committed। ये सब चीज़ें देखी जाएगी, बच्चे ने क्या ऑफेंस कमिट किया है, क्या मेंटल और उसका स्टेटस है। अब आता है सेक्शन नंबर 48 स्पेशल होम। ये है 5th इंस्टीट्यूशन इस कैटेगरी में। स्टेट गवर्नमेंट में सेम बात है, स्टेट गवर्नमेंट खुद इटसेल्फ वॉलंटियरली NGOs के थ्रू स्पेशल होम्स बनाएगी जो रजिस्टर्ड किए जाएंगे
जैसे मैनर ऑलरेडी 41 सेक्शन में प्रोवाइड है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी फॉर रिहैबिलिटेशन of those child in conflict with law who are found to have been committed an offence and who are placed there by an order of Juvenile Justice Board under section 18. Juvenile Justice Board के जो है वो इन स्पेशल होम्स में बच्चों को भेजेगी रिहैबिलिटेशन के लिए, ठीक है। किन बच्चों का जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ करेंगे, जिन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है। सब रूल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सारे रूल्स जो है हर एक बच्चे के सेपरेटली उसका एज, जेंडर, नेचर ऑफ ऑफेंस देख के अलग नेचर बच्चे के वाइज रूल्स बनेंगे, ठीक है। हर एक बच्चे का अपना इंडिविजुअल अलग। प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये बहुत बार वर्ड यूज हुआ है, यहाँ लिख दो 6, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट शेल सेट अप एटलीस्ट वन प्लेस ऑफ सेफ्टी इन अ स्टेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 41 सो एज टू प्लेस अ पर्सन अबव एज ऑफ 18 ईयर और चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हु इज बिटवीन age of 16 to 18 year is accused of or convicted for committing a heinous offense। अगर कोई पर्सन का मतलब यहाँ चाइल्ड है, वो 16 से 18 ईयर है, ठीक है, 16 से ज़्यादा, 18 से कम और हीनियस ऑफेंस कर दिया, तो उसको वन प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है, जो रजिस्टर होगी 41 में, वहाँ पे भेजा जाएगा। और कौन भेजेगा? स्टेट गवर्नमेंट। हर एक प्लेस ऑफ सेफ्टी शेल हैव सेपरेट अरेंजमेंट एंड फैसिलिटी टू for stay of such children or person during the process of inquiry, the children or persons convicted of committing an offense, ठीक है। इंक्वायरी के दौरान बच्चे को वहाँ रखा जाएगा, ठीक है, एंड पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, जो पर्सन कन्विक्ट हो जाएगा उसको भी। और क्योंकि यहाँ पे और है तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग मतलब है। स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्लेसेस दैट कैन बी designated एज अ प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड द फैसिलिटीज एंड सर्विसेज दैट मे बी प्रोवाइड देयर इन, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सब चीज़ों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 50 ये है 7th इंस्टीट्यूशन, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में अपने आप वॉलंटियरली एनजीओज के थ्रू चाइल्ड होम्स जो रजिस्टर किए जाएंगे फॉर द प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर देयर केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। चिल्ड्रन होम्स जो है ना, वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए है। उनकी केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट खुद भी स्टैब्लिश कर सकती है एक डिस्ट्रिक्ट में या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, या वॉलंटियरी या एनजीओज के थ्रू। ये है चिल्ड्रन होम। स्टेट गवर्नमेंट डेजिनेट एनी चाइल्ड होम एज अ home fit for children with a special need, delivering specialized services depending on requirement, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, स्टैंडर्ड्स बनाएगी बच्चों के हिसाब से। सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर 51 फिट फैसिलिटीज क्या होती है। बोर्ड और कमेटी shall recognize a facility being run by a governmental organization or voluntary or non-governmental organization registered under any law for the time being and forced to be fit or temporarily take the responsibility of child for specific purpose after due inquiry regarding the suitability of the facility and organization to take care of child in such manner as may be prescribed। ये है, अभी हमने कितने इंस्टीट्यूशन कर लिए? 7। ये है फिट फैसिलिटी एक्चुअली है, ठीक है। अब बोर्ड या कमेटी, बोर्ड मीन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कमेटी का मतलब है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये रिकॉग्नाइज करेंगी, ठीक है, एक फैसिलिटी जो रन हो रही है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वॉलंटियर के थ्रू या एनजीओज के थ्रू जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, कि वो टेम्परेली अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए फिट फैसिलिटी तब होगी जब वो इंक्वायरी करेंगे और वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन उस बच्चे को केयर करने के लिए वो एलिजिबल है, तो उसे फिट फैसिलिटी कहेंगे। बोर्ड और कमेटी कैन मे विड्रॉ द रिकॉग्नाइजेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। अगर उन्होंने ये चीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन को फिर फैसिलिटी दे भी दी, उसको भी बोर्ड और कमेटी विड्रॉ कर सकती है अगर उनके पास रीजन टू बी राइटिंग है तो, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 52 में। 52 बात करते हैं फिट पर्सन। फिट पर्सन है कौन सा? यहाँ पे लिख लो 9th। ये सब बात पूरे एक्ट में घुमा फिरा के आती है।
तो उसी में एक वर्ड है फिट पर्सन। फिट पर्सन क्या होता है, ठीक है। अब ये भी कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड करेगा या कमेटी। बोर्ड मीन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और कमेटी मीन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ creditional recognition, any person fit to temporarily receive a child for care, protection and treatment of such child for specified period in a manner as may be prescribed। एक वेरिफिकेशन होगा, उसके थ्रू वो देखेंगे कि ये पर्सन जो है बच्चे को टेम्परेरी रखने के लिए या वैसे रखने के लिए फिट है कि नहीं। वो उसका ध्यान रख पाएगा, उसको प्रोटेक्ट कर पाएगा और उस बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर पाएगा। ये 3 क्राइटेरिया, तो वो फिट पर्सन हो जाएगा। अब जब उसको किसी पर्सन को फिट पर्सन डिक्लेयर कर दिया ना बोर्ड या कमेटी ने, तो उसको वो विड्रॉ भी कर सकती है किसी भी टाइम, अगर उसके पास रीज़न रिकॉर्डेड इन राइटिंग है तो, ठीक है। अगर उसके पास रीज़न रिकॉर्डेड फॉर राइटिंग है तो। सेक्शन नंबर 53, द रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड मैनेजमेंट देयर ऑफ। अब रिहैबिलिटेशन करना और रीइंटीग्रेशन करना सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशंस को जो रजिस्टर हुई हैं इस एक्ट में, एंड मैनेजमेंट देयर ऑफ। The services that shall be provided by the institution registered under this act in the process of rehabilitation and reintegration of the child shall be in such a manner as may be prescribed। अब जो सर्विसेज होंगी रिहैबिलिटेट करने की या रीइंटीग्रेशन करने की इन इंस्टीट्यूशन में, वो एज फॉलोइंग बेसिस पे होंगी जो अब हम बता रहे हैं, मैनर्स पे होंगी, ठीक है। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल अटेंशन एज पर द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। उनको फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये सब दी जाएंगी और स्टैंडर्ड मैनर प्रिस्क्राइब जो हैं उनके हिसाब से। इक्विपमेंट दिए जाएंगे जैसे व्हील चेयर, ठीक है, हेयरिंग एड्स, ठीक है, ये सब चीज़ उन बच्चों को प्रोवाइड करी जाएगी। एप्रोप्रिएट एजुकेशन दी जाएगी, जैसे सप्लीमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एप्रोप्रिएट एजुकेशन दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स द प्रोविजन ऑफ राइट टू चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप्लाई होगा, कि 6 से 14 साल वाला जो 21A आर्टिकल है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा और ये कंपल्सरी एजुकेशन उन बच्चों को देनी पड़ेगी। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, लाइफ स्किल एजुकेशन देंगे, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन इंक्लूडिंग काउंसलिंगशिप करेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करेंगे जैसे स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, लीगल एड्स वर रिक्वायर्ड, रिफरल सर्विसेज फॉर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, केस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन फॉलोअप इंडिविजुअल केयर प्लान करा जाएगा, बर्थ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, असिस्टेंस फॉर ऑब्टेनिंग द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी करवाएंगे, और कोई भी सर्विसेज जैसे रीजनेबल हो जो आइदर स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्टर अदर वेलबींग ऑफ द चाइल्ड जो बच्चे के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो चीज़ करी जाएगी। हर एक इंस्टीट्यूशन शैल हैव द मैनेजमेंट कमेटी। हर एक इंस्टीट्यूशन के पास एक मैनेजमेंट कमेटी होगी जो एक मैनर प्रिस्क्राइब में सेटअप की जाएगी और मैनेज करेगी वो इंस्टीट्यूशन और मॉनिटर करेगी हर एक बच्चे की प्रोग्रेस, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज जो होगा हर एक एवरी इंस्टीट्यूशन में, वो हाउसिंग चाइल्ड अबव 6 years of age shall facilitate setting up of child's committee for participating in such activity as may be prescribed for safety and well-being of the child। बच्चे की वेलबींग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो सेफ्टी के लिए पार्ट करेगी। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 54 जो इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। बेसिकली 41 में जब एक इंस्टीट्यूशन रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन काम भी कर रहा है, बच्चे को भी वहाँ भेज दिया, प्रिस्क्राइब भी कर दिया, सब चीज़ें कर दी। अब बात आती है इंस्पेक्शन की, ठीक है। अब वो इंस्टीट्यूशन क्या सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ये है 54 में। इसकी बात भी अबव सेक्शंस में होगी जिसमें कि इंस्पेक्शन करने के लिए कमेटी आती है, देखती है। अब ये वाली बात 54 करता है कि ये कैसे होगा इस एक्ट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी। एक सेपरेट इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जैसे भी केस होगा, और ऑल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड टू बी फिट अंडर दिस एक्ट फॉर सच पीरियड और फॉर सच पर्पस एज मे बी प्रिस्क्राइब। हर एक इंस्टीट्यूशन रजिस्टर जो यहाँ पे हुई होगी या कोई पर्सन फिट है उस पीरियड के लिए, उस पर्पस के लिए जैसे प्रिस्क्राइब होगा ना, उसके लिए इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट की जाएगी।
Such inspection committee shall mandatorily conduct visit to all the facilities housing children in the area allotted at least once in 3 months, in a team of not less than 3 members, of whom at least one shall be a woman and one shall be a medical officer submitted report. 3 मेंबर कम से कम इसमें होंगे, जिसमें एक औरत होगी, एक मेडिकल ऑफिसर होगा, और वो अपनी रिपोर्ट हर एक वीक की डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास सबमिट करेगी, या स्टेट गवर्नमेंट के पास, जैसा भी केस होगा। ठीक है, वीक इंस्पेक्शन होगी उसको यहाँ पे करेगी, मंथली इंस्पेक्शन का होगी तो भी वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लेंट करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 55 इवोल्यूशन ऑफ फंक्शनरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब इवोल्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। The central government, state government may independently evaluate the functioning of the board, committee, a special juvenile police unit, registered institution, or recognize fit facility and person at such period and through such persons or institution as may be prescribed by the government. गवर्नमेंट जैसे प्रिस्क्राइब करेगी वैसे उसको एवेल्यूट करेगी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सच केस इंडिपेंडेंट evaluation is conducted by both government. The evaluation made by the central government shall prevail. अब क्या है evaluation, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर लिया, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कर लिया, तो किसका evaluation माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का evaluation सही माना जाएगा अगर वो इंडिपेंडेंटली करती है तो। वैसे तो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। एक हार्मोनिक कंस्ट्रक्शन कमिट होता है जिसमें दोनों स्टेट्स जॉइंटली काम करते हैं, ठीक है, तो ऐसे होगा। अब चैप्टर नंबर 7 जो है वो सेवन कंप्लीट हो चुका है। हम कल जो है वो लेके आएंगे चैप्टर नंबर 8 पे, जो बात करता है एडॉप्शन के से रिलेटेड। थैंक यू।